ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिक् परिवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटर देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। जैसे आपका आर्मेचर कोर होता है वैसे ही इसकी संरचना भी होती है। ये जो है सिलिकॉन जो स्टील होता है हमारा, उसको हम पतले पतले सेगमेंट में बांट लेते हैं और उसके बाद विद्युतरोधी पदार्थ की एक लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार कम्यूटेटर का जो हमारा संरचना है वह पूरा होता है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात कर लें तो इसका पहला कार्य होता है कार्बन ब्रशों से जनरेटर की धारा को ग्रहण करके बाह्य परिपथ को देना। मतलब आर्मेचर स्लॉट में जो कंडक्टर हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको पहले कार्बन ब्रश कलेक्ट करता है और कम्यूटेटर वहाँ से जो है करंट को लेके जो है वो बाहर सर्किट में दे देता है। इसी दौरान क्या होता है फ्रेंड कि जो डीसी जनरेटर में जो आपकी करंट डेवलप होती है वो तो एसी होती है, परंतु कम्यूटेटर क्या करता है, वह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद लोड को दे देता है, ठीक है। तो ये दूसरा काम क्या करता है, धारा का रूपांतरण करता है और ये एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका तीसरा कार्य है मोटर में एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को जनरेट करता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा कम्यूटेटर को समझाया गया है, जिसमें डीसी जनरेटर से हमारा एसी आउटपुट निकला, वो कम्यूटेटर में गया और उसके बाद डीसी करंट आई और उसके बाद वो लोड में चली गई। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो सप्लाई होगी, यहाँ पर डीसी होगा, यहाँ एसी होगा। तो जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें हम सप्लाई तो डीसी देते हैं, पर कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब डीसी मोटर के रोटर में जो करंट जा रही होती है वो एसी ही होती है, तभी उसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल के समीकरण को देखेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ओके फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हमारा जो टॉपिक है 2.2 वो है दिष्ट धारा जनित्र के विद्युत वाहक बल समीकरण का व्युत्पन्न, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। चलिए कुछ टर्म है उनको समझ लेते हैं। पहला है हमारा फाई। ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स पर पोल है, यानी कि एक एक पोल में कितना फ्लक्स है वो है हमारा फ्लक्स पर पोल। फिर है हमारा पी, टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पोल्स यहाँ कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब अगला टर्म है हमारा आर्मेचर स्पीड इन आरपीएम। मतलब 1 मिनट में ये रोटर कितनी बार घूमता है उसकी जो संख्या है n, यानी कि 1 मिनट में जितने चक्र ये ले लेगा उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर एक टर्म है हमारा z। z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि इसमें चालकों की कुल संख्या कितनी है। तो कैसे निकलेगा, टोटल स्लॉट इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्लॉट को जोड़ लेते हैं और उसके अंदर कितने कंडक्टर हैं उससे इसका
मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तब हमारा टोटल नंबर ऑफ करंट कंडक्टर आ जाता है। तो जो टोटल स्लॉट है उसको एस से प्रदर्शित करते हैं और कंडक्टर्स पर स्लॉट को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद एक टर्म और है Z अपॉन ए। पहले हम लोग ए को समझ लेते हैं। ए का मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि इस स्लॉट में जितने कंडक्टर हैं वो कैसे कनेक्ट है, यानी कि उसके कितने पैरेलल पाथ हैं। अगर हम एक नॉर्मल देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार आता है, ठीक है फ्रेंड। ये आपके पैरेलल पाथ हैं और ये जो कंडक्टर हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। तो यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, 1 2 3 और 4, और कंडक्टर ये सारे जो है वो सीरीज में है, ठीक है। तो हमें जो ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है वो Z अपॉन ए पे निकालनी है, यानी कि इन कंडक्टर्स में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कितना मतलब विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग वहाँ निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड। उसको यहाँ पे लिखा गया है Z अपॉन ए इज इक्वल टू कंडक्टर इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि एक चक्र में एक चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, फाई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा P है वो क्या है, नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल कितने हैं यहाँ पर, P बराबर 4, ठीक है। तो एक चक्र में एक चालक द्वारा, अब मान लीजिए कि एक कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडक्टर द्वारा काटा गया फ्लक्स, यानी कि ये इधर घूमेगा, ठीक है फ्रेंड। तो एक चक्र में कितना फ्लक्स काटेगा, ये एक चक्र में काटेगा फ्लक्स फाई पी, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई 1 मिनट में 60 बार घूम जाता है या 70 बार घूम जाता है, तो उसको हम लोग स्पीड इन आरपीएम कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हमारा रोटर है वो n बार घूम गया, ठीक। तब कितना फ्लक्स कटेगा, तब फ्लक्स कटेगा फाई पी एन वेबर प्रति मिनट और प्रति कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर द्वारा इतना वेबर 1 मिनट में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ जो मिनट दिया है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या आएगा आपका 5 pn अपॉन 60 वेबर पर सेकंड पर कंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। और आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि वेबर पर सेकंड क्या होता है फ्रेंड, वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो इसके आगे जो हमारा इक्वेशन आया है वो आया है 5 pn अपॉन 60 वोल्ट्स पर कंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। लेकिन हमें क्या निकालना था कि ये जो सीरीज में कंडक्टर हमारे जुड़े हैं उसमें हमें विद्युत वाहक बल निकालना था, ठीक है। तो क्या होता है, सीरीज में कितना कंडक्टर कनेक्ट है, Z अपॉन ए। इतने चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, तो 5 pn अपॉन 60 को मल्टीप्लाई करेंगे Z अपॉन ए से, तब हमारा विद्युत वाहक बल निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा जनरेटर 2 प्रकार का हो सकता है। एक हमारा होता है लैप वाउंड और एक हमारा होता है वेव वाउंड,
ठीक है। तो लैप वाउंड में क्या होता है, जो हमारा ए है वह P के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। लैप में आप देखिए A और P आता है और इसको आप याद रख सकते हैं A बराबर P, इस प्रकार से। ठीक है, तो लैप वाउंड में कितना निकलेगा अगर A और P बराबर हो जाएंगे। इसी समीकरण को हम अलग तरीके से देखें अगर, तो A बराबर P होने पर यहाँ पर भी आपका P आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी जब आपका P आ जाएगा तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो लैप के लिए क्या इक्वेशन आपकी आ जाएगी, E बराबर फाई N Z अपॉन 60, इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और वेव वाउंड में क्या होता है, केवल दो पैरेलल पाथ होते हैं। वेव वाउंड में क्या होता है, केवल दो पैरेलल पाथ होते हैं। तो यहाँ पर A बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, E बराबर 5Pn अपॉन 60 इंटू A। ठीक है, तो A के मान पर हम अगर 2 रख दें अगर, तो हमारा वेव वाउंड के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा E बराबर 5Pn Z अपॉन 120, क्योंकि A के स्थान पर हम 2 रख देंगे, 60 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 120। तो इस प्रकार हमने एक जनरल इक्वेशन निकाल ली और एक लैप के लिए निकाल ली और एक वेव के लिए निकाल ली। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये हमारी मतलब इक्वेशन आ गई, सॉरी। अब इसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल हम इसमें लगाएंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन और क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके क्लास।